मंडल आयोग के साथ ये त्रासदी रही है कि इसने जितनी जागरूकता ओबीसी में फैलनी चाहिए थी उससे ज्यादा जागरूकता सवर्ण तबके में फैला दी। ओबीसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे लिए क्या प्रावधान किया गया है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण सौगात इसमें दी गई है। लेकिन जो दूसरा तबका था वो समझ गया कि ये कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें याद होगा कि मंडल कमीशन के हिसाब से सरकारी नौकरियों में जो 27% की भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए थी उसका तकरीबन आधा हिस्सा ही अभी लागू हुआ है। तो इसका मतलब है कि ओबीसी आरक्षण की आधी सीटें या तो खाली पड़ी हैं या फिर उन पर सवर्ण ही काबिज है। अब खास बात यह है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, दरअसल मंडल आयोग की सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। यानी वीपी सिंह के समय केवल 1 सिफारिश लागू हुई थी और एक दूसरी सिफारिश कुछ आगे चल के लागू हुई। पहली सिफारिश जो लागू हुई थी वो थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की। बाद में शैक्षणिक संस्थाओं में भी, दाखिले में भी इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था हुई जो कि दूसरी सिफारिश थी। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें केवल इन 2 सिफारिशों तक सीमित नहीं हैं और मैं उसी बात पर आज ज्यादा जोर देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 7वीं सिफारिश में कहा गया है कि ओबीसी के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये वो मांग है जिसके बारे में आरक्षण विरोधी अक्सर कहते रहते हैं कि भाई आरक्षण क्यों दे रहे हैं इनको आप अलग से सुविधाएं दीजिए, अलग से पढ़ाइए, अलग से मजबूती कीजिए, काबिल बनाइए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यही बात जब मंडल आयोग की सिफारिश में की गई है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ यही कि आरक्षण रुक जाए, बाकी और कुछ तो ये लागू होने ही नहीं देंगे। 8वीं सिफारिश में ये कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए, इनके बच्चों के लिए या इनके जो माफ कीजिए बुजुर्गों के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्पेशल तौर पर चलाए जाने चाहिए। इसके पीछे कारण ये दिया गया कि इनमें स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है, तो किसी कारणवश जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको बाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के जरिए एजुकेशन दी जाए। एक और सिफारिश में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जाने की बात कही गई है, जिसमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। ये इसलिए ज़रूरी है कि देखा होगा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जो तमाम ओबीसी के भी विद्यार्थियों के साथ भी और जो SC ST के विद्यार्थी होते हैं उनके साथ भी ये होता है। कई तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है और कई मामले ऐसे हुए हैं, जाने माने मामले हैं, पायल तड़वी के, रोहित वेमुला के, तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें बल्कि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि लोग इन कारणों से हमारे ओबीसी के विद्यार्थी, SC ST के विद्यार्थी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका निदान इस सिफारिश से हो सकता है। एक और सिफारिश है 10वीं। इसमें यह भी कहा गया है कि देखिए सरकारी सेवाओं की संख्या तो सीमित होती ही है, ये अलग बात है कि अब तो वो भी खत्म की जा रही है, लेकिन वैसे भी किसी भी देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित ही होती है, तो वो तो सबको मिलना संभव नहीं है। सबके सभी तबकों की भागीदारी हो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए बाकी जो ओबीसी का तबका है उनको व्यावसायिक कौशल से उनको मजबूत किया जाए, ये सिफारिश इसमें की गई थी। 11वीं सिफारिश में है वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन सभी संस्थाओं में की जाए जो केंद्र सरकारें चलाती हैं, राज्य सरकारें चलाती हैं। यह भी बहुत अहम सिफारिश है। इसके अलावा आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को
या जो आरक्षित तबके के जो विद्यार्थी हैं उनको तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थाओं के लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो गया है, क्योंकि आजकल कोचिंग तकरीबन हर तरह के कंपटीशन में सफलता पाने के लिए ज़रूरी बना दी गई है। अपने आप में कोचिंग माफिया तो काम करता ही है, और हर किसी के बस का नहीं होता है कि महंगी कोचिंग ले पाए। तो इनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से हो। SC ST के लिए और माइनॉरिटी के लिए इस तरह से कुछ इंतज़ाम होते भी हैं। इसका दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत है। 13वीं सिफारिश में कहा गया है कि गांव में बर्तन बनाने वालों, तेल निकालने वालों, लोहार, बढ़ई, जो भी शिल्पकार लोग हैं, इनको संस्थागत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाए। इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने दम पर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। जो OBC के कैंडिडेट्स, OBC के स्टूडेंट्स व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे हैं, उनको भी इस तरह के कारोबार अपने स्थापित करने के लिए हर तरह की मदद दी जाए। ये कुछ उसी तरह से है जिस तरह से मेक इन इंडिया और तमाम तरह की ये बातें होती हैं, स्किल इंडिया की तरह ये बातें होती हैं। लेकिन बातें अलग बात होती हैं, इनको अमल पे लाया जाए और OBC को उसका विशेष फ़ायदा दिया जाए। ये BP मंडल जी अपने कमीशन की रिपोर्ट में कह गए हैं। 14वीं रिपोर्ट में है छोटे और मझोले 14वें पॉइंट में कि छोटे और मंझेले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बने विभिन्न वित्तीय और तकनीकी एजेंसियों का लाभ केवल प्रभावशाली तबके के लोग उठा पाते हैं। तो ये जरूरी है कि पिछड़े वर्ग की वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए अलग वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाए। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, इस तरह के संस्थान बनाए जाएं जो खासतौर पर पिछड़े वर्गों को फाइनेंस करने का काम करें। जो पेशेगत समूह होते हैं, जैसे मछुआरों की समितियां होती हैं या जो भी इस तरह के होते हैं, इनकी सहकारी समितियां बने। और खास बात इसमें यह कही गई है कि इन समितियों की देखभाल करने वाले सभी पदाधिकारी और सदस्य वंशानुगत पेशे से जुड़े लोगों में से हों। बाहरी लोगों को इसमें घुसने और शोषण करने की अनुमति ना हो। होता यह है कि इस तरह की संस्थाएं संपन्न लोग बना लेते हैं। काम करने वाले यही होते हैं, जो पैसा आता है वो संपन्न तबके के लोग रख लेते हैं और इनको काम चलाऊ मजदूरी मिलती है। तो इस शोषण को रोकने का प्रावधान मंडल आयोग की रिपोर्ट में किया गया है, इसको लागू किया जाना चाहिए। अगली सिफारिश है कि देश के औद्योगिक और कारोबारी जिंदगी में OBC की हिस्सेदारी बहुत कम है, नगण्य है। तो वित्तीय और तकनीकी संस्थाओं का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए जो OBC वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक उपक्रमों को गति देने में सहायक हो। यानी पिछड़े वर्ग के लोग जो भी हैं, जो अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, कुछ भी, उनके लिए हर तरह से मदद की जाए, फाइनेंशियली भी, टेक्निकल भी, और जिस तरह की भी, अगर कोई विज्ञान से, साइंटिफिक से रिलेटेड है तो विज्ञान संबंधी ट्रेनिंग या जो भी मदद है वो उस तरह से की जाए। भूमि सुधार कानून, देखिए मंडल आयोग में भूमि सुधार कानून की भी बात की गई है। सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए। इससे क्या होगा, मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत और प्रभावी बदलाव लाया जा सकेगा। एक और सिफारिश में कहा गया है कि जिस तरह से अतिरिक्त भूमि का आवंटन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को किया जाता है, उसी तरीके से जो भूमि सीलिंग कानून लागू हुआ और जो अतिरिक्त जमीन रही, तो वो OBC के उन लोगों को भी दिया जाए जो भूमिहीन श्रमिक हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जो खेती करते हैं लेकिन उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो जो संपन्न तबकों से जो बड़े किसान थे, बड़े ज़मींदार थे, उनसे जो ज़मीन ली गई, वो जिस तरीके से SC और ST को बांटी गई है, उस तरीके से OBC को भी बांटी जाए।
एक सिफारिश और है जिसको कम से कम मुझे याद है उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाता है। यह कि कुछ पेशेवर समुदाय जैसे मछुआरे, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार, इनके कुछ वर्ग अब भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के दंश से पीड़ित हैं। यानी ये ओबीसी में रखे गए हैं, लेकिन इनकी स्थिति तकरीबन तकरीबन शेड्यूल कास्ट की तरह है। तो इनके साथ भी न्याय हो, इनकी स्थिति शेड्यूल कास्ट की तरह है तो उनको शेड्यूल कास्ट के वर्ग में रखा जाए, और शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है उसकी जो उनकी आबादी में जो बढ़ोतरी होगी उस हिसाब से उनके आरक्षण में भी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। ये उत्तर प्रदेश में होता है। अभी मुलायम सिंह या ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इस तरह की सिफारिश की गई थी, पहले भी की गई थी, लेकिन वो बाद में लागू नहीं हो पाती है, केंद्र मंजूरी नहीं देता है। पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जाए, अगली सिफारिश में कहा गया है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, और इसका काम रहेगा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सोशली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली कदम उठाएं। एक पिछड़े वर्ग के लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए, इसकी भी सिफारिश की गई है। ये केंद्र में भी होना चाहिए और सभी राज्यों में भी होना चाहिए। कुछ राज्यों में है भी, मध्य प्रदेश में मुझे याद है पिछड़े वर्गों का पिछड़ा वर्ग विकास मंत्रालय है, लेकिन इसको लागू होना चाहिए पूरे देश में और कंपलसरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए। यानी अगर ये इसको 1992 से लागू माने तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी 2012 में, लेकिन समीक्षा क्या होगी जब लागू ही नहीं हुआ, जो सिफारिश लागू ही नहीं हुई या ठीक से लागू की ही नहीं गई, तो समीक्षा क्या करते। मंडल आयोग ने रिपोर्ट में इसके लिए एक और भी चीज़ कही थी, और ये इसको लेकर ओबीसी में बहुत जागृति भी आई है, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि अपनी मांग मनवा लें। वो है जातिगत जनगणना की। बीपी मंडल जी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जातियों के आंकड़े ना होने के कारण उन्हें काम करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। 1931 में जो आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी उसको आधार मानकर उन्होंने अपनी सिफारिश दी थी, और ये कहा था कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, और इसमें पूरा सामने आना चाहिए। सिर्फ संख्या बल की बात नहीं है कि कौन किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, नौकरियों में क्या भागीदारी है, उनके पास संसाधन कितने क्या हैं, इस सब की स्थिति भी सामने आने की ज़रूरत है। लेकिन इसको नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि फिर ये जो लोग जो दुष्प्रचार करते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा, मंडल आयोग का फ़ायदा केवल कुछ ओबीसी की जातियां ले जाती हैं, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का फ़ायदा भी केवल कुछ जातियां ले जा रही हैं, इससे दुष्प्रचार की पोल खुल जाएगी। अब कुछ दूसरी बात भी करते हैं जो होना चाहिए। मंडल आयोग उस तरह से कारगर क्यों नहीं हो पाया? मुझे इसका सबसे बड़ा कारण ये लगता है, मंडल आयोग के साथ ये त्रासदी रही है कि इसने जितनी जागरूकता ओबीसी में फैलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा जागरूकता सवर्ण तबके में फैला दी। ओबीसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे लिए क्या प्रावधान किया गया है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण सौगात इसमें दी गई है। लेकिन जो दूसरा तबका था वो समझ गया कि ये कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप देखिए कितने लोग उस समय मंडल आयोग के समय जो सिफारिश लागू हुई थी वीपी सिंह सरकार के समय, मरने पर उतारू थे। आत्मदाह की मानसिकता क्या होती है? संपन्न तबका अगर नौकरी जाएगी या गरीबी है तो उस वजह से आत्महत्या
नहीं करता है, जब तक बहुत कर्ज में या सूदखोरी की बात ना हो बहुत कहीं। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पर बात आ जाए, इज्जत पर बात आ जाए, तब वो अपनी जान देने पर तैयार हो जाता है। तो संपन्न तबके ने मंडल आयोग की सिफारिशों को अपने सम्मान पर हमला माना। इतनी गंभीरता से उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लिया, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको बना लिया। और उस समय हमारे ओबीसी के लोग इसी मंडल के विरोध में जो मंदिर आंदोलन चलाया गया, उसी में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी करने लगे। उस समय का जो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक दल था, जनता दल, सर्वाधिक लोकतांत्रिक दल होगा मुझे लगता है भारत के राजनीति के इतिहास में, उसको मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का कोई प्रतिसाद नहीं मिला। उसके कितने सारे टुकड़े हुए, जनता दल तो मूल रूप में ख़त्म ही हो गया। अलग अलग दल अब भी बचे हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग कारणों से बचे हुए हैं और अपने अलग प्रदेशों में बचे हुए हैं। सामूहिक ताकत पूरी खत्म हो गई। और बड़ा फर्क आया है कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तब उतनी जागरूकता इसमें ओबीसी के बीच में नहीं थी। लेकिन वही होता है कि जब जो चीज़ मिलती है, चूँकि बहुत ज़्यादा संघर्ष उसके लिए जनता ने नहीं किया था, ओबीसी के लोगों ने नहीं किया था, कुछ नेताओं की सक्रियता की वजह से मिल गया था, तो उसका महत्व नहीं समझा कि भाजपा की सरकार की कोशिश करने लगी है, तब इसका महत्व समझ में आ रहा है। और पहले की तो 1992 की तुलना में देखें तो अब ओबीसी में बहुत ज़्यादा जागरूकता इसको लेके आ गई है। ये ठीक है कि 2014 के बाद से जो राजनीतिक समीकरण बने तो वो जागरूकता उतना असर नहीं ला पा रही है, लेकिन जागरूकता बढ़ी है तो उसका असर कहीं ना कहीं होगा ही। और तो अंत में तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस समय ओबीसी के हित की बात करने वाला कोई एक केंद्रीय दल तो नहीं दिखता है। अलग अलग प्रदेशों में कुछ प्रदेशों में दिख रहे हैं। आरक्षण के विरोध करने वाली पार्टियों में भी कुछ लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए हुए हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वो उन दलों को अगर छोड़ भी दें तो मालूम चला कि फिर उनकी ज़मानत ही जब्त हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। तो इतना आत्मघाती कदम कम से कम राजनेता तो नहीं उठा सकते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। या तो फिर ये हो कि कोई अगर भाजपा का साथ छोड़ के आए और ओबीसी की बात करे तो हम उसको संरक्षण दे सकें, उसको समर्थन दे सकें। तो फिलहाल ये हो सकता है कि ओबीसी के हितों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को हम सब लोग सपोर्ट करें और जो ओबीसी के खिलाफ हैं उनका पुरजोर विरोध करें। उसके लिए जो राजनीतिक लाइन अगर आपकी कोई है तो उसकी भी अनदेखी करना पड़े तो हमें करनी चाहिए। फिलहाल मुझे यही एक तरीका कारगर दिखता है। और फिलहाल जो होना चाहिए वो है कि जिस तरह की दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और आसपास के इलाकों में बहुत सारी गोष्ठियाँ होती रहती हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इनकी अपनी उपयोगिता भी है, लेकिन इनकी उपयोगिता अब सीमित भी हो गई है, क्योंकि हर कार्यक्रम में 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग आते हैं और तकरीबन आधे लोग अगले कार्यक्रम में भी वही लोग रहते हैं। नए लोगों का उसमें आना नहीं हो पा रहा है, तो उनका विस्तार उतना नहीं हो पा रहा है। ज़रूरत है पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर तहसील में छोटे छोटे स्तर पर ही इस तरह के कार्यक्रम हों। और जो कि जैसे मंडल जयंती है, या जिस दिन आरक्षण लागू हुआ, या ये अम्बेडकर जयंती होती है, फुले जयंती होती है, ऐसे मौक़ों पर छोटे छोटे कार्यक्रम हों, छोटे छोटे सेमिनार हों, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा असर हो सकता है। जो भी लोग अपने अपने यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हों, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के कार्यक्रम करना शुरू करें।